हेलो एवरीवन, आई एम किरण नेगी और आज है हमारे ये स्पेशल क्लास विद अ स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है एलिंगम डायग्राम। हमारा चैप्टर चल रहा है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। उसी के अंदर आपको एक डब्बे के अंदर मिलेगा ये एलिंगम डायग्राम। सो क्या होता है एलिंगम डायग्राम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो इनका ये जो नाम पड़ा है एक साइंटिस्ट जिनका नाम H.J.T. एलिंगम था, उनके नाम पे पड़ा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं, जिससे हमें मेटल मिल रहा है आइसोलेट फॉर्म में, वो उसमें एक थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट भी होता है जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे थे। सो एलिंगम डायग्राम ये एक ऐसा डायग्राम है जो गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। जो पहला रिप्रेजेंटेशन था वो एलिंगम ने दिया, उसी को हम एलिंगम डायग्राम कहते हैं। किसके बीच में? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ये हमें बताता है कि थर्मोडायनामिकली रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिजिबल। रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी जो किसी भी रिडक्शन की, क्योंकि हम इसमें हीट दे रहे हैं तो इसको हम लोग थर्मल रिडक्शन कह देते हैं। सो ये रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है किसकी? थर्मल रिडक्शन की। हमने कहा था या हमने लास्ट क्लास में कहा था ये बात, दैट थर्मोडायनामिकली कोई भी रिएक्शन तब फिजिबल होती है जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये डायग्राम हम देखने वाले हैं, दैट किस तरह से रिएक्शन की थर्मल रिडक्शन की फिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, उसका जो टोटल गिब्स फ्री एनर्जी होना चाहिए वो निगेटिव आना चाहिए। और इस डायग्राम के थ्रू हमें ये भी पता चलेगा कि रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें लेना है। बात समझ में आ रही है? रिडक्शन करने के लिए, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा, हर रिएक्शन के लिए क्या होगा? टेम्परेचर अलग अलग होगा। वो इस डायग्राम की हेल्प से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो एलिंगम डायग्राम जो होता है वो था फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? मैंने आपको बताया अभी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है और ये अच्छा किस चीज के लिए? हेल्पफुल किस चीज के लिए? रिएक्शन की फिजिबिलिटी को, जो हमारा थर्मल रिडक्शन होगा उसकी फिजिबिलिटी को बताने के लिए। नॉर्मली इसको यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का क्या मतलब है? कोई ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, इसका ऑक्साइड बन रहा है। इस रिएक्शन को बताने में ये काफी हेल्पफुल है। हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। बात समझ में आई? तो ये जो फिजिबिलिटी बताता है वो ज्यादातर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की बताता है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे मैं तो रिडक्शन की बात कर रही थी, मेटल को आइसोलेट करने की बात कर रही थी। ये रिएक्शन किसमें? इक्विलिब्रियम में। देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां से देखो तो ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन यहां से देखो तो हमारे पास मेटल वापस आ रहा है ना, आइसोलेट हो रहा है, राइट? यही जो है एलिंगम डायग्राम की खासियत है। कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कितना टेम्परेचर होगा, इसको आसानी से इंटरप्रेट करता है। तो इसमें पहली बात देखना, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। जब ये कहा जा रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किसका? एंट्रोपी चेंज का। गिब्स फ्री एनर्जी की हम जैसी बात करते हैं उसमें 3 फैक्टर हमें इंपॉर्टेंट है: एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर। एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर। एंथैल्पी चेंज क्योंकि रिएक्शन में हमें ज्यादातर क्या होती है? हीट देनी पड़ती है, तो और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसको तो हम छोड़ रहे हैं एंथैल्पी को। बात होगा टेम्परेचर का और एंट्रोपी का। एंट्रोपी की बात करते हैं। एंट्रोपी वैसे होता क्या है? सिंपल वर्ड में इसको हम लोग एंट्रोपी को रेंडमनेस कहते हैं। कितने मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं इस टाइम पे गिवन सिस्टम के अंदर है। यहाँ पे कैसे बोलेंगे हम? एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी चेंज इक्वल्स टू क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। आपके लिए इजी है इसको गिनने का तरीका कि हम सिंपल इनके नंबर्स गिने। रिएक्टेंट कितने हैं? 2 मैग्नीशियम, 1 ऑक्सीजन का गैस है, 3। यहाँ कितने हैं? 2। तो रिएक्टेंट बड़ा है प्रोडक्ट से, इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा एस आता है वो कैसा आएगा? हमारा पॉजिटिव में, सॉरी निगेटिव में आएगा ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। निगेटिव आने के कारण ये वैल्यू जो होगी, ये जो निगेटिव थी ये पॉजिटिव बन जाएगी।
टेम्परेचर हम अब बढ़ा लें या कुछ भी कर लें, टेम्परेचर बढ़ा लें या घटा लें, दोनों केस में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इसके कारण जो डेल्टा जी होता है, ये जो होता है ये पॉजिटिव स्लोप दिखाता है, पॉजिटिव स्लोप शो करता है। रीजन क्या है? क्योंकि एंट्रोपी चेंज क्या होता है? निगेटिव होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के केस में। एंड इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, ये एरो इंक्रीज दिखा रहा है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एंट्रोपी चेंज करने पे एंट्रोपी चेंज जो है निगेटिव आया, जिसकी वजह से डेल्टा जी का स्लोप ऊपर को यानी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है। ये पहला पॉइंट है। देखो दूसरा, इस तरह का जो ग्राफ होता है इसमें कई बार जो होती है फ्लक्चुएशन आता है, यानी स्ट्रेट लाइन से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। उसका रीजन होता है फेज चेंज। क्या होता है? फेज चेंज। जैसे लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, लिक्विड से गैस में चेंज होने पे एंट्रोपी एकदम क्या हुआ? तेजी से बढ़ेगी। ऐसे सॉलिड से लिक्विड हुआ, सेम ऐसे होता है। और इसी में सॉलिड से क्या हुआ? लिक्विड। इसी से हमारी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ जो होती है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो सिंपल जो है हमारे पास जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। एक्सेप्ट कब? जब क्या हो? फेज चेंज हो। क्या हो? फेज चेंज हो। बात समझ आई? अब देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है? दिख क्या रहा है? मेटल का ऑक्सीजन लेना क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, विजिबल है। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ इसका डायरेक्शन, आपको सामने ग्राफ भी दिखेगा ताकि मैं आपको ग्राफ भी एक्सप्लेन कर सकूं। सो होता ये है, जब हमारे पास क्या होता है, अगर हम रिएक्शन को देखें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस ऑक्सीडेशन के इन्हीं ऑक्सीडेशन के ग्राफ को देख के हमें क्लियर होता है कि कौन हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और कौन सा टेम्परेचर हमारे लिए क्या होता है? सही होता है। टेम्परेचर का तो ये है कि हमारे पास कंडीशन ये होती है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। वो टेम्परेचर काम करेगा जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव में होगी। निगेटिव होनी चाहिए तो निगेटिव चाहिए। अब देखो हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है, ये है एक एलिंगम डायग्राम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा जी और टेम्परेचर का। मैंने दो ऑक्साइड ले रखे हैं, दो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ले रखे हैं, एक मैग्नीशियम का, एक एल्यूमिनियम का। इनको ध्यान से देखो, ये ग्राफ जो होते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये एल्यूमिनियम का तो एकदम स्ट्रेट है क्योंकि इसमें फेज चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीशियम के केस में फेज चेंज होता है, आपको इसमें बैंड दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन से हल्का सा फ्लक्चुएट हो गया। क्लियर है बात? सो इन दोनों से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था लास्ट क्लास में कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के रिडक्शन में हम मैग्नीशियम को कब एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, हमारे पास Al2O3 है, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं, पर हमें मैग्नीशियम लेके क्या करना है, एल्यूमिनियम का हमें मेटल चाहिए और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ये रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं। देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेके मैग्नीशियम से रिएक्शन कराने, यानी मैग्नीशियम यहाँ पे क्या किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा कब पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक? एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर जो होता है यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो जाती है, मतलब आपस में ग्राफ क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम का ग्राफ एल्यूमिनियम से ऊपर से आता है। यानी डेल्टा जी की वैल्यू इसकी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना कम फिजिबल होगा। तो यानी ये रिएक्शन जो होगी वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये रिएक्शन ज्यादा होगी उस केस में। ये देखो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ इसका ऊपर चला गया, इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ मैग्नीशियम को ऊपर चला गया, इसका डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा पॉजिटिव होगी। किससे? एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम का अगर डेल्टा जी की वैल्यू कम है तो उसका क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होगा, यानी ये वाली रिएक्शन जाएगी। और इसलिए मैग्नीशियम वहां पे क्या होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आपको देखना है ना तो आपको ऐसा देखना चाहिए वैसे, क्योंकि हम लोग तो मेटल फॉर्मेशन देख रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो इसकी वजह से अभी चीज क्लियर हुआ कि हम इस पॉइंट के ऊपर जहां पे इंटरमिक्सिंग हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। किसके लिए? एल्यूमिना के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम के लिए। ये एलिंगम डायग्राम है। एलिंगम डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का।
साथ में इसके कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन पहले जो ये आपने सारा एस्पेक्ट पढ़ा है, इसमें हमने गिब्स फ्री एनर्जी की बात की है। गिब्स फ्री एनर्जी किसके अंदर आता है? थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट के अंदर, राइट। तो इसका प्रॉब्लम यही था कि इसने थर्मोडायनेमिकली चीजें समझाई हैं, ये काइनेटिकली कुछ भी बता नहीं पाया। अब काइनेटिक से क्या मतलब है? स्पीड से। रिएक्शन तो हो रही है, ये रिएक्शन होगी, कितनी स्पीड से होगी ये नहीं बता पाया। सो ये पहला लिमिटेशन था एलिंगम डायग्राम का, दैट इट डजंट एक्सप्लेन द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। दूसरा, इसने यहाँ पे जब मैंने आपको शुरू में बताया था तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम डेल्टा जी को हम यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के से बताते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। के क्या होता है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी इसने बात इक्विलिब्रियम की है। इफ द रिएक्शन इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तब उस टाइम पे ये जो डायग्राम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो काम नहीं करेगा। तो ये भी इसका एक क्या था? ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था कि ये इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करता। तो ये था एलिंगम डायग्राम। एक जस्ट आपको मैं एक व्यू देना चाहती थी इसका क्या होता है, क्योंकि इसको हम यूज भी करेंगे अपनी क्लासेस में। सो ओके, आई होप आपको समझ में आया हो।